नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर, बिहार में उपचुनाव से पहले सीटों पर संग्राम जारी है। आरजेडी के दावे के बीच अब कांग्रेस दोनों सीटों की ग्राउंड रियलिटी जांचेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उपचुनाव की सीटों को लेकर संग्राम चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। जांच के लिए कांग्रेस की ओर से टीम गठित की गई है। दोनों सीटों पर अपनी ताकत का आकलन करेगी कांग्रेस, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। कमेटी में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं उसके बारे में आपको बताएं तो कमेटी में आनंद माधव, कपिल देव यादव, केसर खान, आईपी गुप्ता शामिल हैं। 2 दिनों के अंदर प्रभारी भक्त चरण दास को ये रिपोर्ट देनी होगी। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी दावेदारी कर रही है। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान होना है, उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार पिछली बार इस सीट पर लड़े थे चुनाव और अब जो है दोनों ही तरफ से ये दावेदारी की जा रही है कि आरजेडी का उम्मीदवार वहां से लड़ेगा या तो कांग्रेस का लड़ेगा और इसको लेकर संग्राम चल रहा है। हमारे साथ अमितेश कुमार हमारे दिल्ली संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमितेश, ये संग्राम छिड़ गया आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कैसी ये कमेटी बनाई गई है और कब तक ये रिपोर्ट सौंपना होगा? देखिए, कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनकी तरफ से कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी बिहार में दोनों जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है 30 अक्टूबर को, तारापुर की सीट और कुशेश्वर स्थान की सीट, दोनों सीटों पर जाकर के वहां पर आकलन करेगी, ग्राउंड रियलिटी की जांच करेगी। उसके बाद भक्त चरण दास जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उनको बताएगी किस तरह से कांग्रेस कहाँ मजबूत है, कांग्रेस की ग्राउंड रियलिटी क्या है दोनों सीटों पर। जो सबसे बड़ी बात है उसमें यही है कि कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि कुशेश्वर स्थान की जो सीट है उस पर कांग्रेस ही चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें आरजेडी दोनों सीटों पर उपचुनाव में दावा कर रही है कि दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस साफ साफ शब्दों में कह रही है कि कुशेश्वर स्थान सीट पिछली बार विधानसभा चुनाव में हमारे खाते में थी और बहुत कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट वहां से हारे थे, इसलिए कुशेश्वर स्थान की सीट पर कांग्रेस का ही दावा बनता है। ये बात कल मदन मोहन झा ने भी कही और अभी जो भक्त चरण दास प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हमारा स्वाभाविक वहां पर एक दावा बनता है और निश्चित रूप से कांग्रेस कुशेश्वर स्थान की सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन जो इस दौरान जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, कल श्याम रजक की मुलाकात भक्त चरण दास से हुई थी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव से भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के प्रभारी है, टेलीफोन पर बातचीत हुई थी इस बारे में। लेकिन उसके बाद भी भक्त चरण दास की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है वहां पर, कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर उनको सौंपेगी और निश्चित रूप से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस कुशेश्वर स्थान की सीट को छोड़ने के मूड में कतई नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। महंगाई और केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज बिहार कांग्रेस ने पटना में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी निकलकर सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की अध्यक्षता में आयोजित धरना प्रदर्शन में खुद मदन मोहन झा नहीं पहुंचे। विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तक शामिल नहीं हुए। धरना प्रदर्शन की स्थिति ये थी कि कांग्रेस के 19 विधायक में 3 विधायक ही शामिल हुए हैं। धरना प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों की बढ़त के खिलाफ आज बिहार कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और बिहार कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो हल्ला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस ढंग से अभी कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की हो या फिर खाद्य तेल की हो, और तमाम चीज़ों की महंगाई और तमाम मुद्दों के साथ जो है केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है वो सदाकत आश्रम में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कांग्रेस के जितने विधायक हैं, सिर्फ 2 विधायक जो है वो धरने पे बैठे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर यहाँ पे कांग्रेस में क्या परेशानी है कि धरना प्रदर्शन अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे भी तमाम जो नेता है वो जुट नहीं पा रहे हैं। पहले जानते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। देश में जिस तरह महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इससे अधिक बेरोजगारी इस देश में कभी भी नहीं हुई थी। निश्चित रूप में आ भी रहे हैं और कई विधायक हमारे अपने अपने क्षेत्रों में भी हैं
तो ये हमने कॉल किया था कि सब लोग मुख्यालय में आए, लेकिन आप जानते हैं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है और इस कारण गर्दनी बाग में हम इकट्ठा नहीं हो सके। सड़क पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अब बताइए, धरना देने का जो आपने एक स्थान बना दिया, वहाँ भी आप धरना हमें नहीं देने दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। सब लोग एकजुट है और सब लोग एक साथ मिलकर ही कर रहे हैं। आज हो सकता है कि जगह कोई और जगह था, उसको चेंज करके यहाँ किया गया, इसलिए लोगों को आने में देर हो रही है। सब लोग यहाँ पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की एकजुटता हर मोर्चे पर विफल दिखाई पड़ती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कल से बालू खनन की शुरुआत होगी। आज के बाद खनन पर एनजीटी की रोक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद 8 जिलों में खनन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास और गया में बालू का खनन अभी भी बंद रहेगा। वहीं रोक हटने के बाद नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर और अरवल में खनन का कार्य शुरू होगा। बता दें कि हर साल एनजीटी 1 जुलाई से खनन पर रोक लगा देती है, जिसके बाद 1 अक्टूबर को रोक हटाकर खनन कार्य की शुरुआत होगी है। हालांकि पटना सहित 5 जिलों में इस बार खनन कंपनी ब्रॉडसन ने खनन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 1 मई से ही खनन का कार्य बंद है। जिलों में खनन की शुरुआत नहीं होगी, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नवादा, किशनगंज, वैशाली ये ऐसे जिले हैं जहां पर खनन होगा। बांका, मधेपुरा और बेतिया में खनन की शुरुआत हो जाएगी। और इसके अलावा जो और जिले इसमें शामिल हैं वो हैं बक्सर और अरवल। यहाँ भी खनन किया जा सकता है, इस पर रोक हटा दी गई है। पटना, भोजपुर, सारण खनन की शुरुआत यहाँ पर नहीं होगी। कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें औरंगाबाद, रोहतास और गया है, जहां खनन की शुरुआत फिलहाल नहीं की जाएगी। नवादा, किशनगंज, वैशाली में भी फिलहाल खनन नहीं होगा। तो 8 जिलों में खनन की मंजूरी मिल गई है और अब एनजीटी के रोक जो है वो हटा दिए गए हैं और 1 अक्टूबर से यानी कि कल से खनन शुरुआत की जा सकती है। बिहार में माइनिंग पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर कंपनियों का आरोप है कि टारगेट कर मामला दर्ज किया जा रहा है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। जहां से अवैध खनन की खबरें आती हैं वहां पर कार्रवाई होती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार 1 अक्टूबर से सरकारी दर पर आम लोगों तक बालू पहुंचाएगी। में कोई गलत करके बच नहीं सकता है। ये सरकार कार्रवाई करती है और उसमें जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एफआईआर होता है। जो ज़्यादा दोषी करता है आर्थिक अपराध के तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनकी संपत्ति दर्ज हो रही है। तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के रहते कोई बचने वाला नहीं है। 1 अक्टूबर से खनन प्रारंभ होगा तो इस सरकार की चिंता है और मुझे लगता है कि जो आम लोगों में आप लोगों के माध्यम से धारणाएं बनी हुई थी कि बालू नहीं मिल रहा है, अब 1 तारीख से सुलभ और सरकारी दर पे बालू हम लोग मुहैया कराएंगे। और इधर ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया है। घटना स्थल पर ही दोनों युवक की मौत हो गई है। नेवरा ओपी के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया और दोनों की ही मौत घटना स्थल पर हो गई है। बाइक पर सवार ये दोनों युवक जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। नाराज लोगों ने फिलहाल चक्का जाम कर दिया है और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को समझा भी रही है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखें, बेटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर 2 युवकों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिसके बाद दोनों ही युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। बाइक से दोनों युवक जा रहे थे और जब पुलिस मौके पर पहुंची आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए, देखिए किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, स्थिति कैसी है वहां पर? जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वहां पर ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित है, पुलिस टीम पर हमला हो रहा है। जी, जाहिर सी बात है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ग्रामीण जो है पुलिस पर भी जो है डंडा उठा दे रहे हैं। पुलिस समझाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन पुलिस पे भी आक्रोशित हैं। लोगों की मांग है कि यहाँ पे ब्रेकर हो तभी जो है यहाँ जाम छूटेगा। आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है और यही वजह है कि आज जो एक्सीडेंट हुआ है
दोनों युवक का। ये बिशंबरपुर बेटा के रहने वाले हैं। एक का नाम श्याम बताया जाता है, एक का नाम मार्कंड बताया जाता है। इन दोनों की मौत घटनास्थल पर हुई है। इसी से आक्रोशित थे ग्रामीण। ट्रक जो है यहाँ पर जो है काफी रफ्तार में रहता है और इसी रफ्तार के चपेटे में आने की वजह से जो है दोनों की मौत हुई है। और स्कूटी से जा रहे थे, ये बाजार जा रहे थे, उसी दौरान जो है ट्रक जो है इनको टक्कर मारी है और उसी के नीचे आ गए हैं और दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद तुरंत जो स्थानीय लोग थे वो रोड पे उतर गए और आक्रोश इतना था कि पुलिस जब पहुंची तो पुलिस पे भी डंडा उठा दिया, हाथापाई हुई और पुलिस को भी इन लोगों ने भगाने की कोशिश की। काफी देर जी बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात बक्सर की। बक्सर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। ये बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। गंगा स्नान करने के लिए आई थी महिलाएं, जिसमें बस जो है वो पलट गई है। राजपुर के पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। 6 से ज्यादा महिलाएं इसमें घायल बताई जा रही हैं। तो बक्सर से ये बड़ी खबर, जहां एक बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को लेकर ये बस जा रही थी। इसमें 6 महिलाएं थी और फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक बस पलटने से महिलाएं जो है वो घायल हो गई हैं। गंगा स्नान करने के लिए महिलाएं जा रही थी। तो बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बस श्रद्धालुओं को लेकर गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी, जिसमें महिलाएं सवार थी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बस पलट गई और तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो बस है जिस पर सवार होकर जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही राजपुर के पेट्रोल पंप के पास ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 6 से ज्यादा महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। और भी अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहां पर किस तरीके से ये चूक हुई कि हादसा में तब्दील हो गया। फिलहाल जो महिला है उनकी क्या कुछ स्थिति है वो भी जानेंगे, कितने लोग इसमें सवार थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर सामने मिल रही है वो ये कि जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक से बस पलट गई, जिसमें 6 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई हैं। धनबाद के केंदुआडीह से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई, जिसमें आशा देवी के घर का एक हिस्सा जमींदोज हो गया है। आशा देवी भी जमीन धंसने के बाद बनी गोफ में समा गई। चीख सुनकर उनका बेटा आनंद सिंह दौड़ा दौड़ा पहुंचा। मां को बचाने के लिए वो भी गोफ के अंदर कूद गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे दोनों को बाहर निकाला है। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पूरा जोर का आवाज हुआ। हाँ, सब आदमी लोग निकला, कुछ आवाज दिया, जो एक आदमी अंदर चल गई थी, एक लेडीज। हाँ, फिर आवाज दिया गया तो सब गांव वाला उठा। हाँ, उसका लड़का फिर कूद गया, देखा कि उसका माँ अंदर गया हुआ, तो वो गोप में ही कूद गया। अच्छा, उसके बाद सब पूरा गांव वाला सब रस्सी उस्सी दे के और फिर उसको निकाला गया। 3 दशकों से ज्यादा समय तक खाकी पहनकर अपनी सेवा देने वाले आईपीएस और झारखंड पुलिस के प्रभारी डीजी एमवी राव आज रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी को लेकर रांची के जैप 1 में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 मार्च 2020 से 11 फरवरी 2021 तक झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव आज सेवानिवृत्त हो गए। रांची के जैप 1 में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड पुलिस के डीजीपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आईपीएस एमवी राव को 8 प्लाटून की सलामी भी दी गई। एमवी राव के घर में 3 आईपीएस अधिकारी हैं, जो बताता है कि कर्मठ पुलिस अफसर बनने के साथ साथ अच्छे पिता का भी फर्ज उन्होंने बखूबी निभाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सौहार्द इन्होंने पूरे संगठन को, मुझे, अपने सभी मित्रों को दिया, वो आगे भी इनसे मिलता रहेगा।
अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम योगदान दिए हैं। उनके कार्यकाल में 27 पोस्टिंग हुई। भागलपुर एएसपी सहित बक्सर, सीतामढ़ी, रोहतास के भी एसपी रहे हैं। तो वहीं झारखंड में हजारीबाग, रांची, गुमला में योगदान दिया है। गुमला में नक्सल अभियान में काफी बढ़ चढ़कर काम किया है। डीजीपी के प्रभार में रहने के दौरान कोरोना काल में पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। एमवी राव ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर सभी का धन्यवाद किया है। वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ और जीवन के अत्यंत ही उत्साह भरे 3 दशक से अधिक समय जिन लोगों के बीच मैंने बिताया, बिहार, झारखंड तथा सीआरपीएफ के 3 सेक्टरों में, उन लोगों का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा अपना माना और अच्छा प्रदर्शन करने में प्रोत्साहन दिया। झारखंड कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है। भारतीय पुलिस सेवा में 34 साल की सेवा देने के बाद विदाई के वक्त वे बेहद भावुक नजर आए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना का खतरा हमारे और आपके सिर मंडरा रहा है, लेकिन सांसद में सरकार की जान अटकी है। तभी तो देश के हर नागरिक को कोरोना के कहर से बचाने के लिए सरकार हर जतन कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी सच से मुंह चुरा रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनकी एक गलती उनके अपने और अपनों की जान जोखिम में डाल सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में जुटी है। बलौदा बाजार नगर पालिका के अंतर्गत चलाए जा रहे इस खास अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। इस अभियान का मकसद उन लोगों का टीकाकरण करना है जो सरकार की तमाम अपील के बावजूद कोविड-19 वैक्सीन लेने से बच रहे हैं या किसी मजबूरी के चलते अब तक टीका नहीं ले पाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान का मकसद उन लोगों का वैक्सीनेशन भी करना है जो किसी मजबूरी या शारीरिक अक्षमताओं के चलते टीका केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि बलौदा बाजार में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई स्वास्थ्य विभाग की 7 टीम वैक्सीनेशन के साथ साथ उन लोगों की काउंसलिंग भी कर रही है जो टीके की अहमियत को कम आंककर कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में, जो घर घर जाकर करके वैक्सीन लगाने में। बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला वाकई एक बड़ी राहत है। लेकिन यकीन मानिए, टीकाकरण के लिए अगर सरकार के साथ साथ आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में ये ऐलान किया गया है कि छठ सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा। कोविड के कारण ये फैसला लिया गया है। लोगों को घर पर ही छठ पूजा करने की सलाह दी गई है। तो छठ पूजा को लेकर पहले ही अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये बता दिया गया है कि दिल्ली में छठ जो है वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगा। छठ की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं, बल्कि अपने घर में। और कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोविड-19 के दौरान हाथों की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन वाटर एड इंडिया ने एक हाथ धोने की मशीन डिजाइन की। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एड इंडिया ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। हमको
पानी का पाइप लगा रखा है, पीछे कोई सवारी आती है उसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कभी सन्यासी तो कभी